क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 15-16 सालों में भारत ने अपने आधे से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया हो? ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 2005 में जहां 55% आबादी बहुआयामी गरीबी में जी रही थी, आज वो सिर्फ 11% रह गई है। ये हुआ कैसे? इस खामोश क्रांति के पीछे की कहानी क्या है? सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। आज हम इसी सवाल की तह में जाएंगे और आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अध्याय 13 की गहराइयों में उतरेंगे, जिसका शीर्षक है ग्रामीण विकास और सामाजिक प्रगति, भागीदारी से साझेदारी तक। ये विश्लेषण आप सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है और हम ऐसे ही उपयोगी कंटेंट लाते रहें, इसके लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। अगर आप सक्षम हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेड मेंबरशिप ज्वाइन करने पर विचार करें। हमारे सभी मौजूदा सदस्यों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने बहुमूल्य कमेंट्स जरूर दें। और हाँ, याद रखें, इस अध्याय के मुफ्त नोट्स प्रैक्टिस PYQs के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं। और हमारे लेजेंड यूट्यूब सदस्यों के लिए प्रीमियम नोट्स, अतिरिक्त PYQs और मेंस के सवालों के मॉडल उत्तर हमारे डिस्कॉर्ड चैनल पर मिलेंगे, तो वहाँ भी ज़रूर जुड़ें। चलिए अब इस पर विस्तार से चर्चा शुरू करते हैं। देखते हैं कि क्या भारत के गांवों में सचमुच एक क्रांति हो रही है, और अगर हाँ, तो इस क्रांति के हीरो कौन है? सरकार की योजनाएं, लोगों की अपनी मेहनत, या फिर टेक्नोलॉजी? तो चलिए कहानी की शुरुआत सबसे बड़े आंकड़े से करते हैं, गरीबी पर हुआ प्रहार। हाल ही में विश्व बैंक ने भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा को, मतलब वो जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है, उसे $2.15 से बढ़ाकर $3 प्रतिदिन कर दिया है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी बदलाव है, क्योंकि ये हमें असलियत के और करीब लाता है। तो इस नए पैमाने पर हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, इस नई परिभाषा के हिसाब से भी देखें तो 2022-23 में भारत में अत्यधिक गरीबी सिर्फ 5.3% है। सिर्फ 5.3%? हाँ, और अगर हम निम्न मध्यम आय वाली गरीबी की बात करें तो वो 23.9% है। लेकिन सबसे चौंकाने वाले आंकड़े नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी MPI से आते हैं। हाँ, यही वो आंकड़ा है जो मैंने शुरू में बताया था। 2005-6 में 55.3% से सीधे 2022-23 में 11.28% पर। बिल्कुल, ये गिरावट अविश्वसनीय है। और सुना है, तेंदुलकर समिति के अनुमान तो इसे और भी कम, सिर्फ 2.3% बता रहे हैं। सही है, मतलब अलग अलग पैमाने हैं पर कहानी एक ही है, गरीबी में अभूतपूर्व कमी। लेकिन यहाँ आंकड़ों से ज्यादा दिलचस्प एक पैटर्न है। अच्छा, वो क्या है? कमी सबसे तेजी से उन राज्यों में हुई है जो पहले सबसे ज्यादा गरीब माने जाते थे, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। बिल्कुल, इसे अर्थशास्त्र में कन्वर्जेंस कहते हैं, यानी पिछड़े हुए इलाके तेजी से आगे बढ़कर बाकियों के बराबर आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर ये हुआ कैसे? क्या कोई खास योजना है जिसका हम उदाहरण ले सकते हैं? क्योंकि सिर्फ पैसे बांटने से तो गरीबी स्थायी रूप से खत्म नहीं होती। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है, और ये सोच में एक बुनियादी बदलाव को दिखाता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है बिहार सरकार की सतत जीविकोपार्जन योजना। ये सिर्फ पैसा देने वाली बात नहीं है, ये उस पुरानी कहावत जैसा है कि किसी को मछली मत दो, उसे मछली पकड़ना सिखाओ। और शायद साथ में नाव और जाल भी दो। बिल्कुल, यही इस योजना का मूल है। इसे ग्रेजुएशन अप्रोच कहते हैं। ग्रेजुएशन अप्रोच? हाँ, इसका कोर आइडिया ये है कि आप एक परिवार को गरीबी से ग्रेजुएट करवा रहे हैं। इसके तहत बहुत गरीब परिवारों को सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि एक संपत्ति दी जाती है, जैसे कुछ बकरियां या एक गाय। अच्छा। फिर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि इसकी देखभाल कैसे करें, इससे आमदनी कैसे कमाएं, साथ में मेंटरिंग और बीमा की सुविधा भी होती है। मतलब ये एक पूरा पैकेज है। हाँ, ये एक बार की मदद नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बनाने जैसा है जो उन्हें स्थायी रूप से आत्मनिर्भर बनाता है। मतलब ये अप्रोच सीधे सीधे उस सवाल का जवाब देती है जिस पर पॉलिसी मेकर्स हमेशा सोचते हैं कि क्या गरीबी सिर्फ पैसे की कमी है या अवसरों की। एकदम सही। और कैसे सरकार की भूमिका सिर्फ मदद देने से बढ़कर लोगों को सक्षम बनाने की होनी चाहिए। ये गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये गरीबी को एक बहुआयामी समस्या के रूप में देखता है और उसका समाधान भी बहुआयामी तरीके से करता है। तो गरीबी के आंकड़े तो एक कहानी बताते हैं, लेकिन ये आंकड़े तभी टिकेंगे जब लोगों के पास काम हो, जब गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। सही बात है।
तो हमारी कहानी का अगला हिस्सा इसी पर है। क्या गांव की अर्थव्यवस्था सच में बदल रही है? हाँ, और इसके संकेत कई जगह से मिल रहे हैं। जैसे नाबार्ड का एक हालिया सर्वे है, RECIS, वो बताता है कि गांव में लोगों की आय और खर्च दोनों बढ़े हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प और शायद थोड़ा हैरान करने वाला आंकड़ा मनरेगा यानी MGNREGS से आ रहा है। हैरान करने वाला? वो कैसे? मनरेगा तो हमेशा से ग्रामीण रोजगार का एक सेफ्टी नेट रहा है। और यही बात है, उस सेफ्टी नेट की मांग कम हो रही है। अच्छा। सोचिए, जहां वित्तीय वर्ष 2021 में मनरेगा के तहत 389 करोड़ व्यक्ति दिवस का काम पैदा हुआ था, वहीं 2026 में दिसंबर 2025 तक ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 183 करोड़ रह गया। मतलब आधे से भी कम। हाँ, और इसी दौरान ग्रामीण बेरोजगारी दर भी 3.3% से घटकर 2.5% पर आ गई। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि लोगों को मनरेगा से बेहतर या ज्यादा कमाई वाले काम कहीं और मिल रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, कि गांव की अर्थव्यवस्था अब सिर्फ खेती या मनरेगा पर निर्भर नहीं है। हाँ, और शायद इसी बदलती हकीकत को देखकर सरकार ने एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव किया है। मनरेगा को पूरी तरह से नया रूप दिया जा रहा है, एक नए कानून के जरिए। आप विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 या VBG-RAM-G एक्ट की बात कर रहे हैं? जी। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये मनरेगा से अलग कैसे है? कह सकते हैं कि ये मनरेगा 2.0 है, एक व्यापक ओवरहॉल। अच्छा। इसमें 4 मुख्य बदलाव हैं। पहला, मजदूरी दर। अब ये हर राज्य में खेती के मजदूरों के लिए जो न्यूनतम मजदूरी तय है, उससे जुड़ी होगी। तो मजदूरी बढ़ने की उम्मीद है। हाँ। दूसरा, काम का दायरा बहुत बढ़ा दिया गया है। अब सिर्फ तालाब खोदने या सड़क बनाने जैसे काम नहीं होंगे। तो फिर क्या होगा? अब लोग अपनी जमीन पर संपत्ति बनाने, जैसे कुआं खोदना या जलवायु परिवर्तन से लड़ने वाले काम जैसे मैंग्रोव लगाना, और यहाँ तक के कौशल विकास से जुड़े काम भी कर सकेंगे। ये तो बड़ा बदलाव है। मतलब अब मनरेगा सिर्फ मजदूरी नहीं बल्कि संपत्ति और स्किल बनाने का भी जरिया बनेगा। बिल्कुल। और बाकी 2 बदलाव क्या हैं? तीसरा है जवाबदेही। अगर किसी को काम नहीं मिलता तो उसे बेरोजगारी भत्ता देने का जो नियम था, उसे और सख्त और पारदर्शी बनाया गया है। और चौथा बदलाव बहुत ही व्यवहारिक है, जिसे पॉज विंडो कहा गया है। 1 मिनट, पॉज विंडो ये क्या है? ये तो मैंने पहली बार सुना है। हा। इसका मतलब सरकार खुद कह रही है कि मनरेगा को कुछ समय के लिए रोक दो। ये तो बड़ा अजीब लगता है। सुनने में अजीब लगता है, पर यह बहुत जमीनी हकीकत से जुड़ा फैसला है। कैसे? होता यह था कि कई बार मनरेगा का काम ठीक उसी समय चलता था जब खेतों में बुआई या कटाई का पीक सीजन होता था। अच्छा, तो फिर किसानों को मजदूर नहीं मिलते थे? बिल्कुल। अब राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वो साल में 60 दिन के लिए इस पीक सीजन के दौरान मनरेगा के काम को रोक सकते हैं, ताकि खेती के लिए मजदूर उपलब्ध रहें। हाँ। वाह, ये तो सच में एक बहुत ही प्रैक्टिकल समाधान है। तो ये VBG-RAM-G एक्ट तो कागज पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भारत में कानून बनाने एक बात है और उसे लागू करना दूसरी। सही बात है। मनरेगा की सफलता या विफलता में भी तो जन भागीदारी का बहुत बड़ा रोल था। इस नए एक्ट में ऐसा क्या है जो ये सुनिश्चित करेगा कि लोग इससे जुड़े? आपने बहुत सही नब्ज पकड़ी है, और सरकार ने शायद पुराने अनुभवों से सीखा है। इस बार फोकस सिर्फ सरकारी मशीनरी पर नहीं बल्कि जमीनी संस्थाओं पर है। स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन की सफलता ने दिखा दिया है कि जब तक लोग खुद किसी योजना को नहीं अपनाते, वो सफल नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हीरो कौन है? यहाँ पर हीरो बनकर उभरते हैं पंचायती राज संस्थाएं यानी PRIs और स्वयं सहायता समूह यानी SHGs। स्वयं सहायता समूह, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY NRLM के तहत तो करोड़ों महिलाएं इनसे जुड़ी हैं। हाँ, और अब ये सिर्फ बचत करने वाले समूह नहीं रहे, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के इंजन बन गए हैं। और इन सब को जमीन पर उतारने में टेक्नोलॉजी का भी बड़ा हाथ होगा। बिल्कुल, जैसे ई-ग्राम स्वराज योजना की बात होती है। हाँ, मैंने भी इसका नाम सुना है, पर ये असल में है क्या और ये पारदर्शिता कैसे लाता है? इसे आप पंचायतों का डिजिटल दफ्तर समझ सकती हैं। पहले सारा हिसाब किताब कागजों पर होता था, फाइलों में बंद रहता था, जिसमें गड़बड़ी की बहुत गुंजाइश थी। हाँ, अब ई-ग्राम स्वराज के जरिए पंचायत का हर खर्चा, चाहे वो एक नाली बनाने का हो या स्कूल की मरम्मत का, ऑनलाइन दर्ज होता है। तो कोई भी देख सकता है? कोई भी नागरिक अपने फोन पर देख सकता है कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ खर्च हुआ। यही असली पारदर्शिता है। अच्छा। इसी तरह स्वामित्व योजना ड्रोन की मदद से गांव में लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दे रही है, जिससे संपत्ति के विवाद कम हो रहे हैं।
तो एक तरफ एसएचजीज जैसी सामाजिक पूंजी और दूसरी तरफ ई ग्राम स्वराज जैसी टेक्नोलॉजी, और इसी कड़ी में लखपति दीदी पहल भी आती है ना? बिल्कुल। लखपति दीदी इन सब बदलावों का एक निचोड़ है। इसका लक्ष्य है 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को इस तरह के कौशल देना कि वो हर साल कम से कम 1 लाख रुपए कमा सकें। और ये सिर्फ सिलाई कढ़ाई तक सीमित नहीं है। आज ये महिलाएं ड्रोन उड़ाकर खेतों में खाद डाल रही हैं, बैंक सखी बनकर गांव में बैंकिंग सेवाएं दे रही हैं और छोटे मोटे बिजनेस चला रही हैं। लखपति दीदी का आइडिया सुनने में बहुत क्रांतिकारी लगता है, लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? गांव में इन महिलाओं के लिए बाजार कहाँ है? क्या उन्हें परिवार से वो समर्थन मिलता है जिसकी जरूरत होती है? ये बहुत जरूरी सवाल हैं और चुनौतियां बिल्कुल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कई मामलों में एसएचजीज जो उत्पाद बनाते हैं उन्हें सही मार्केट नहीं मिल पाता। कई बार परिवार का माहौल सहयोगी नहीं होता। तो फिर इसका समाधान क्या है? इसीलिए अब सरकार सिर्फ स्किलिंग पर नहीं बल्कि मार्केट लिंकेज पर भी ध्यान दे रही है। मतलब उनके बनाए सामान को बाजार तक पहुंचाना, उनकी ब्रांडिंग करना और उन्हें Amazon या फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर। मतलब ये सफर अभी अधूरा है पर दिशा सही है। हाँ, बिल्कुल सही है। तो अब तक हमने देखा कि गरीबी कम हो रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विविधता आ रही है, लेकिन विकसित भारत का सपना सिर्फ आर्थिक तरक्की से तो पूरा नहीं होगा। इसका एक बड़ा हिस्सा सामाजिक न्याय भी है, यानी समाज के सबसे वंचित तबकों तक विकास का लाभ पहुंचाना। इस पर सर्वेक्षण क्या कहता है? आपने बिल्कुल सही कहा। आर्थिक विकास पहला कदम है, पर मंजिल एक ऐसा समाज बनाना है जहां सबको बराबरी, सम्मान और अधिकार मिले। इसके लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 4 मुख्य क्षेत्रों पर काम करता है: सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और पुनर्वास के जरिए सशक्तिकरण। इसे थोड़ा सरल भाषा में समझाएंगे? जरूर। शैक्षिक सशक्तिकरण का मतलब है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। स्कॉलरशिप्स वगैरह? हाँ, जैसे प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स। आर्थिक सशक्तिकरण का मतलब है कि उन्हें अपना काम शुरू करने के लिए आसानी से लोन मिले। और सामाजिक सशक्तिकरण? उसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए SMILE जैसी योजनाएं हैं, जिसके तहत गरिमा गृह यानी शेल्टर होम्स बनाए गए हैं जहां उन्हें सुरक्षित माहौल मिल सके। और चौथा था पुनर्वास सशक्तिकरण। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है समाज के उन लोगों को फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करना जो किसी वजह से हाशिए पर चले गए हैं। अच्छा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी NSAP। ये बहुत पुरानी और महत्वपूर्ण योजना है जो बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को पेंशन देती है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी योजना है, पर इसमें तो अक्सर भ्रष्टाचार और देरी की शिकायतें आती थीं। लेकिन अब इसमें भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। आधार आधारित डिजिटल जीवन प्रमाणन यानी DLC। अच्छा, DLC। हाँ, उसने इसे बहुत आसान और पारदर्शी बना दिया है। अब एक बुजुर्ग को हर साल सरकारी दफ्तर जाकर ये साबित नहीं करना पड़ता कि वो जिंदा हैं। वो अपने फोन से ही कर सकते हैं। हाँ, या पास के कॉमन सर्विस सेंटर से। इससे पैसा सीधे उनके खाते में जाता है और गड़बड़ी की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। तो कुल मिलाकर आर्थिक और सामाजिक दोनों मोर्चों पर एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश हो रही है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? अगर हमें इस पूरी चर्चा का सार निकालना हो तो वो क्या होगा? इसका सार ये है कि सबको बराबर मौके देना सिर्फ एक अच्छी सामाजिक बात नहीं है, बल्कि ये देश की इकोनॉमी के लिए भी बेहद जरूरी और फायदेमंद है। अच्छा। हाँ, जब ज्यादा लोग कमाएंगे तो वो ज्यादा खर्च भी करेंगे, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। और इसके सबूत भी अब सामने आ रहे हैं। आप हाल के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण यानी HCES की बात कर रहे हैं? जी, उस सर्वे का सबसे दिलचस्प आंकड़ा ये है कि पिछले 10 सालों में ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे गरीब 5 से 10% आबादी के उपभोग यानी खर्च में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। मतलब विकास का फायदा अब सिर्फ ऊपर तक सीमित नहीं है बल्कि नीचे तक पहुंच रहा है। हाँ, यही असली समावेशी विकास है। तो आगे का रास्ता क्या है? यहाँ से हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए? आगे का रास्ता इस गति को और तेज करने का है। हमें ये समझना होगा कि विकास को विघटनकारी होने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि गांव के विकास के लिए हमें उसे शहर बनाना पड़ेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थानीय अवसरों और वहां की जरूरतों के हिसाब से ही मजबूत करना होगा।
ग्रामीण समुदाय अपनी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखते हुए भी नए कौशल सीख सकते हैं, नई आजीविका पा सकते हैं और आधुनिक शिक्षा तक पहुंच सकते हैं। इस अध्याय का शीर्षक है भागीदारी से साझेदारी तक। हमने देखा है कैसे लोग अब सरकारी योजनाओं में सिर्फ लाभार्थी नहीं बल्कि भागीदार बन रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उठता है। क्या? भविष्य के लिए असली सवाल ये है कि हम साझेदारी से स्वामित्व तक कैसे पहुंच सकते हैं। साझेदारी से स्वामित्व तक। हाँ, एक ऐसी स्थिति जहां ग्रामीण समुदाय विकास में सिर्फ भागीदार न हो बल्कि अपनी आर्थिक और सामाजिक नियति के मालिक, उसके प्राथमिक चालक हों। जहां वो खुद तय करें कि उनके गांव को किस तरह के विकास की जरूरत है। बिल्कुल। इस स्वामित्व की भावना को लाने के लिए किन संस्थागत बदलावों की जरूरत होगी, ये आने वाले समय का सबसे बड़ा सवाल है। तो यह था आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अध्याय 13 का हमारा विस्तृत विश्लेषण। उम्मीद है कि ये चर्चा सबके लिए उपयोगी रही होगी और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे बदलावों की एक गहरी समझ मिली होगी। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके और मेंबरशिप लेकर हमारा समर्थन करें। ये हमें आपके लिए ऐसा ही उच्च गुणवत्ता वाला कंटेंट लाते रहने में मदद करता है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर मुफ्त नोट्स और डिस्कॉर्ड पर प्रीमियम सदस्यों के लिए विशेष सामग्री देखना ना भूलें। सुनने के लिए धन्यवाद।